पैर गरम, पेट नरम, माथा ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। खाने का भी एक आत्मा होता है, सोल होता है। तो सोल का मतलब क्या होता है? खाना जब भी खाइए तो सिग्नल खाइए। यस मतलब सिग्नल, ओ मीन्स ऑर्गेनिक, यू मीन्स अनप्रोसेस्ड, एल मीन्स अगर स्ट्रेस फ्री रहना है तो हमारे जो स्पिरिचुअल मेथड है, वो जो एंशियंट हमारे मेथड है, उसको अपनाना। पर ये इतना मुश्किल क्यों लगता है इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उतारना? इसलिए कि इंडियन नॉलेज सिस्टम हम लोगों ने टेक किया। इसलिए समाज को अगर सुधारना है और अपने ट्रेडिशन पर अगर इंडिया को पुनः विश्व गुरु बनना है तो उस ट्रेडिशन को लाना होगा। आज जब हम स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन या इमोशनल इम्बैलेंस की बात करते हैं तो हमारे पास मॉडर्न साइकोलॉजी है, न्यूरोसाइंस है, थेरेपीज हैं और तो और अब साइकोमेट्रिक टूल्स भी हैं, यानी मन को समझने के लिए पूरी साइंटिफिक व्यवस्था है। लेकिन क्या मनुष्य को सिर्फ माइंड के लेवल पर समझ लेना काफ़ी है? क्योंकि देखने पर लगता है कि इंसान सिर्फ थॉट्स का स्ट्रक्चर नहीं है, एक इमोशन भी है। और इसी जगह पर मॉडर्न साइंस और एंशिएंट विजडम के बीच एक ब्रिज की ज़रूरत महसूस होती है। और इसीलिए आज की कॉन्वर्सेशन भी खास है। हमारे साथ है डॉक्टर उमेश शर्मा, जो कि साइकोलॉजिस्ट और साइकोमेट्रिशियन है, जिनका काम मॉडर्न साइकोलॉजी की क्लैरिटी और एंशिएंट विजडम के बीच एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना है। एक मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ने वाला और समझने वाला व्यक्ति जब एंशिएंट विजडम की बात करता है तो वो केवल आस्था की बात नहीं रह जाती है, वो बात अनुभव, ऑब्जर्वेशन और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से निकली हुई लगती है। इसलिए आज हम डॉक्टर शर्मा से यही समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन और काम में ऐसे कौन कौन से अनुभव आए जहां उन्हें लगा कि सिर्फ एक दिशा में चलना अब काफ़ी नहीं, मनुष्य को समझने के लिए साइंस भी ज़रूरी है और विजडम भी। वेलकम टू सोचकास्ट सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, अच्छे। आपकी रिसेंट मैंने एक किताब देखी थी, मॉडर्न माइंड एंड एंशिएंट विजडम। तो मॉडर्न माइंड मेरे को समझ आया कि आपने जितना भी काम किया वो साइकोलॉजी के क्षेत्र में बेहतरीन है, जो भी है। उसके बाद आप लेकर आए एंशिएंट विजडम। तो मॉडर्न माइंड, एंशिएंट विजडम, ये कौन से अनुभव से यहाँ तक आ गए आप? हम लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा है कि मॉडर्न माइंड से लोगों को नॉलेज होता है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, उससे उनको वेल्थ मिलता है, लेकिन अंदर से शांति नहीं मिलती है और वो बेचैन रहते हैं। रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगता, कॉफ़ी पर कॉफ़ी पिए जा रहे हैं और ट्रंकुलाइजर ले रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो जो भी मुझसे हेल्प होता है वो करते रहता हूँ। लेकिन ये देखा है कि कॉर्पोरेट में सक्सेस हुआ, लेकिन फैमिली में, समाज में, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में जो उनको बेचैनी का अनुभव हो रहा है, उससे बहुत बेचैन रहे हैं। हमने ये देखा है कि कॉर्पोरेट लेवल पर, सीईओ लेवल पर भी कम से कम तो 50 और 56 साल के बीच में काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। बिल्कुल। इसके अलावे स्टंट तो सबको पड़ा हुआ है, जिससे भी मेरी बात होती है वो कहते हैं हमें भी लगा हुआ है जी। तो इस ढंग से देखा कि उनके पास सक्सेस है और उसको कहते हैं मटेरियल सक्सेस। तो मटेरियल सक्सेस के साथ लेकिन अगर शांति नहीं है तो सब ऐसा लगता है कि अचीवमेंट तो हुआ, लेकिन भीतर से आत्मा संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए मैंने इस फील्ड में आया। तो मॉडर्न साइकोलॉजी वो पीस तक नहीं ले जा पाती है? मॉडर्न साइकोलॉजी वहां तक नहीं जा पाती है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर कहानी आपने सुना होगा विश्वामित्र का, हाँ, इंद्र का, हाँ, है ना, और मेनका का। और इस कहानी में क्या है कि इंद्र को हर समय एंजाइटी रहता था, जैसे सीईओ को एंजाइटी रहता है कि ऐसा न मेरा पद भी छीन जाए, ऐसा न कंपटीशन में कोई और आ जाए, कोई और सबऑर्डिनेट हमसे इंटेलिजेंट निकल जाए, तो उसको हर समय वो दबाने का कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग में उसको ले नहीं जाएंगे, अगर मीटिंग में अगर वो आता भी है तो उसको ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे कि वो आदमी थोड़ा छोटा दिखने लगे। तो इस ढंग से जो कॉर्पोरेट में जो राइवलरी स्टार्ट हुआ, वो इंद्र सिंड्रोम के रूप में मैं जानता हूँ कि इंद्र का गद्दी हर समय हिलता रहता। वाह, इंद्र सिंड्रोम। विश्वामित्र ने जब तपस्या करने लगे तो उनको ऐसा डर लगा कि मेरी गद्दी ये छीन लेगा। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट को, वेश्या को,
उनके पास भेजा, उसका नाम था मेनका। मेनका। और मेनका से उनका धीरे धीरे अटैचमेंट हो गया। पहले हम लोग को हमने देखा है कि केवल 5 चीज लोगों से हटता नहीं था, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब उसमें 8-10 चीज और आ गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह, जितने भी ईमेल वगैरह वगैरह आकर के जुड़ते गए। और धीरे धीरे उनमें जो स्ट्रेस लेवल था वो और इंक्रीज होने लगा। तो इस सिंड्रोम से अलग हम कैसे हों, तो इसके लिए दुदुम्ब का एक कहानी हमारे जो लिटरेचर में आता है, उसने क्या किया कि कवच सूर्य भगवान से उसने प्रार्थना किया और उसने 1000 कवच मांग लिए कि हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो। जो आजकल के जो मैनेजर लोग हैं, एक इम्पैक्ट उनका हो गया, एंटी एंजाइटी टैबलेट ले लो। राइट, है ना? सबसे इजी लगता है। हाँ, वो सबसे इजी है। इजी लगता है और उस ढंग से वो कवच के रूप में उसको यूज करने लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट ठीक नहीं हुआ। और अंत में क्या हुआ कि उनकी हालत धीरे धीरे और खराब हो गई। और मैंने ये देखा है कि जैसे ही कॉर्पोरेट वो छोड़ते हैं, रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके 2 साल या 3 साल के बाद हो जाता है डेथ। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेस लेवल ही इंडिकेशन है। इसके लिए मैंने अध्ययन किया तो मालूम हुआ कि जो पंचकोश का हमारा इतिहास है और इसको मैं समझने का कोशिश किया। आपको मालूम होगा कि एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था भृगु। वो अपने पापा के पास गया और उनका नाम था वरुण। उन्होंने अपने फादर से पूछा कि हम ब्रह्म को समझना चाहते हैं। तो बोला कि बेटा, ब्रह्म को समझना बहुत मुश्किल है, उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। तो वो बोला कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं तपस्या के लिए तैयार हूँ। और वो बोला, छोटा सा बच्चा था, वो जंगल में चला गया और 7 दिन के बाद वो लौटा, देखा कि पापा, हमने ब्रह्म को समझ लिया। तो बोले, क्या तुमने समझ लिया इतना जल्दी? क्या है ब्रह्म? बोला, 7 दिन से मैं भूखा हूँ, पानी नहीं पिया हूँ, सारे अंग हमारे कमजोर हैं, अन्न ही भगवान है, अन्न ही ब्रह्म है। तो बोला, नहीं, तूने नहीं समझा है, फिर से तपस्या पर जा। वो जब फिर से तपस्या पर गया तो फिर लौटा तो बोला, पापा, मैंने समझ लिया, केवल अन्न भगवान नहीं है। जब अन्न खाते हैं तो उसका एनर्जी लेवल जो है वो सांस से चलता है। तो सारे एनर्जी जो हमें मिलते हैं, उसका मूवमेंट जो होता है वो सांस से चलता है। तो उसने बोला, जो दूसरा हमारा है सो अन्नमय कोश, दूसरा हो गया प्राणमय कोश। उसके बाद बोले, नहीं, तूने अभी भी नहीं समझा है, फिर से तू जा। और फिर से जब गए तो इस बार जब लौटे तो बोले, नहीं, अन्न भी भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, और सांस भी नहीं है, तो तीसरा क्या है? तो उन्होंने बोला, मन है। जो सांस का कंट्रोल करता है वो मन के ऊपर है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप डिप्रेशन में है, तो उस समय सांस की गति क्या होती है? सांस की गति तेज होती है। और हिंदू संस्कृति में, जो भारतीय संस्कृति में, कहा गया है कि सांस जितना तेज होगा आपकी उम्र उतनी छोटी होगी। आप देखे होंगे कि खरहा का जो सांस होता है 32 से 33 बार 1 मिनट में सांस लेता है, उसकी जिंदगी 8 साल होती है। टॉर्टोइज होता है, वो 1 मिनट में 3 बार सांस लेता है, उसकी जिंदगी 150 साल से ऊपर होती है। तो सांस ही इंपॉर्टेंट है। बोला, तुमने अभी भी नहीं समझा है, फिर से तपस्या पर जा। जब इस बार गए तो बोला, ठीक है, अन्न प्राण वगैरह हम लोगों ने देख लिया, लेकिन इसका भी जो कंट्रोल होता है वो मन से होता है। तो इसको कहा उन्होंने मनोमय कोश, कि मन में अगर शांति नहीं है तो सारे सांस वगैरह भी आपको फास्ट चलेंगे, सांस के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, आपको हाइपरटेंशन होगा, हर ढंग की बीमारियां होंगी। उसके बाद बोले कि नहीं, तूने अभी भी नहीं समझा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ज्ञानमय कोश, मतलब कि आप जो भी डिसीजन लें, वो डिसीजन लेने का आपका तरीका क्या है, विवेक क्या है, बुद्धि क्या है। तो उसको उन्होंने बोला ज्ञानमय कोश। बोला, नहीं, अभी भी तूने समझा नहीं है। फिर वो जब जंगल में गया तो इस बार बोले कि समझा या नहीं समझा, अब मेरा ये अंतिम है। और एक क्या है? तो आनंदमय कोश।
तो वो 5 जैसे लेयर, जैसे प्याज के लेयर होते हैं, अंदर एक पे एक ऊपर खुलते जाता है, उसी हिसाब से ये मेरा पंचकोश है। जब भी स्ट्रेस होता है तो हमने लोगों से पूछता हूँ कि अपना अपना हाथ ऐसे गर्दन पर रखो, गर्दन गर्म हो और हाथ ठंडा है तो आप स्ट्रेस में हैं। आप जिंदगी का कोई दिन याद कीजिए जब बौखलाहट में है, परेशानी में है, तो ये एरिया आपका गर्म होगा या ठंडा होगा? गर्म होगा। गर्म होता है। तो उस समय आप स्ट्रेस लेवल पर है। इसलिए हमारे गांव में एक कहावत है, पैर गरम, पेट नरम, माथा ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। वाह। या इसको ऐसे भी कहते हैं, मस्तिष्क में शीतलता, मुख पर प्रसन्नता, वाणी में माधुर्यता और दिल में उत्साह। वाह। तो आदमी ये स्ट्रेस फ्री है। और स्ट्रेस के जो तरीके हमारे यहाँ जो अपनाए गए, उससे अच्छा तरीका वर्ल्ड में कहीं नहीं, चाहे वो योगा हो या मेडिटेशन हो। अगर सब का कम्बिनेशन आप देखेंगे तो इससे अच्छा कम्बिनेशन कहीं नहीं है। और ये थ्योरी मैंने पूरा जो लिया है शंकराचार्य से लिया है। शंकराचार्य क्या हुआ कि जब साउथ से नॉर्थ में आए तो उस समय एक यहाँ पर थे मंडन मिश्र, आप जानती होंगी। तो हुआ कि मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ होगा और जो जीतेगा उसका धर्म हम लोग मान लेंगे। जब दोनों में शास्त्रार्थ स्टार्ट हुआ तो हुआ कि इसका जीता कौन हारा कौन, इसका फैसला कौन देगी। तो हुआ कि भारती जो मंडन मिश्र की वाइफ थी वो भी विदुषी थी, विद्वान थी। हुआ कि ये फैसला देगी। अब प्रॉब्लम उनके साथ ये हुआ कि हमारा जो हस्बैंड है वो 56 साल के हैं, मंडन मिश्र उस समय 56 साल के थे, शंकराचार्य 18 साल के थे। उसे मालूम था कि मेरा हस्बैंड इतना विद्वान है, 56 साल के हैं, ये तो छोटा बच्चा, ये तो हारेगा ही। लेकिन दोनों में जब शास्त्रार्थ स्टार्ट हुआ तो हुआ कि जीतेगा हारेगा, लोग फिर पब्लिक जो यहाँ बैठी हुई है, हमें जज बनाया गया। लेकिन जो पब्लिक बैठी हुई है ये समझेगी कि ये उनकी वाइफ थी, ये अपने हस्बैंड को जिता दी। उसने की क्या, बागीचे में जाकर फूल तोड़ कर ले आई और 2 माला बना दी। एक माला शंकराचार्य को पहना दी और एक माला मंडन मिश्र को पहना दी और बोली कि जिसका माला पहले सूख जाए वो हारा हुआ माना जाएगा। तो जब दोनों में शास्त्रार्थ स्टार्ट हुआ तो ये देखा गया कि शंकराचार्य का फूल और खिलने लगा, मंडन मिश्र का फूल और मुरझा गया और ऐसा लगा कि अंत में जल गया और अंत में लोगों ने तालियां बजाई कि शंकराचार्य जीत गए। तो इसलिए आप देखोगे कि जब भी स्ट्रेस होता है तो ये सारे सिम्टम आदमी में आ जाते हैं। और आजकल बच्चे भी स्ट्रेस में हैं। अभी आपने टीवी चैनल में या हर जगह न्यूज आ रहा है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा इतना एस्केलेट हो रहा है और उसी हिसाब से कॉर्पोरेट में फायरिंग हो रही है। सब जगह स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। इसका सोलैस या इसका जो शांति मिल सकती है वो हिंदुस्तान के आध्यात्मिक मेथड से ही, और इसीलिए इसको कहा है मैंने हावर टू हरिद्वार। अच्छा, आपका ये पूरा पंचकोश मॉडल अभी एक बार मैं समझूंगी कि कैसे इसके थ्रू कैसे स्ट्रेस से निपटा जा सकता है। बट पहले जो एक मेरे अभी अपना भी सवाल है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना आसपास में, जैसे मान लो कुछ ऐसा हो गया जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। एक तो हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो अगर वो टूटा, वो एक्सपेक्टेशन मेरा टूटा, तो ना चाहते हुए भी लाख दिमाग को ये समझाते हुए कि देखो ऐसा इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, एक मन जो होता है ना वो भाग भाग के उधर गया रहता है और वो हाथ में कपकपी, दिमाग में ऐसा ओवर थिंकिंग का लूप क्रिएट कर देता है। हाँ। ये तो आप तो इसको डेटा से समझ लेंगे। हाँ। एक नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी जो डेटा वेटा नहीं समझता है, उसको ये समझना हो कि भाई ये जो है स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस मेरे को ख़त्म कर देगा। तो मेरे को स्ट्रेस खत्म क्यों करेगा और स्ट्रेस होता क्या है, ये थोड़ा सा बताइए आप। देखिए कि स्ट्रेस को अगर हैंडल करना है तो इसको 5 लेवल से ही, अकेला किसी एक से हैंडल नहीं होगा। ओके। पहला जो है कि हमको शरीर को मेंटेन करना है, हमको रेस्ट भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है, खाना भी उचित रूप से होना चाहिए। कि खाने का भी एक आत्मा होता है, सोल होता है। तो सोल का मतलब क्या होता है, SOUL। तो खाना जब भी खाइए तो सीजनल खाइए। एस मतलब सीजनल, O मीन्स ऑर्गेनिक,
U means unprocessed, L means local, ओके, जो वहां पर पैदा हो लोकली रहा है। इस हिसाब से आप फिजिकल लेवल पर इसको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद केवल फिजिकल लेवल से स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। उसके बाद आप जब भी देखोगे कि जब भी स्ट्रेस में हैं तो सांसें मेरी तेज चलती है। तो जो मेडिटेशन की जो हमारे यहाँ टेक्निक है, हम लोगों ने मान लिया इस समय गर्मी का सीजन है, तो इस समय जो मैं मेडिटेशन करवाता हूँ इसको कहते हैं मून मेडिटेशन। तो मून मेडिटेशन में हम लोग उनको इमेजिनेशन में ईद सिखाते हैं कि समझिए कि 14वीं का चांद है, बिल्कुल चांद है, और ऊपर से शांति आपके शरीर में धीरे धीरे फैलता है। मेडिटेशन में करता हूँ तो इसको कहते हैं मून मेडिटेशन। और अलग अलग ढंग से इस सांस को कंट्रोल किया जाता है, अलोम विलोम, या एक आता है भस्त्रिका इसको कहते हैं, इसमें वो लेते हैं एक तो साथ सांस। हाँ। तो इस हिसाब से सांस लेवल पर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मनोमय कोश, माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। और माइंड के कंट्रोल करने के लिए मान लिया उसमें एंगर आ रहा है, गुस्से आ रहे हैं, तो उसको कैसे किया जाए। और गुस्सा जब भी आएगा तो आपके अंदर को खाता जाएगा, तो एंगर कंट्रोल टेक्निक उनको सिखाते हैं। डिप्रेशन में वो आते हैं, एंजाइटी में आते हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। इसके कम से कम 20 टेक्निक इस बुक में मैंने सजेस्ट किया है। उसके एक्सरसाइजेज होते हैं और वो सारे साइकोलॉजिकल रूप से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो तीसरा हुआ वो हुआ ज्ञानमय कोश। तो ज्ञानमय कोश में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब पांडव जंगल में थे और यक्ष के तालाब में वो जब पानी पीने गए तो यक्ष ने प्रश्न पूछा, और जो चारों भाई थे उनसे जवाब उसका आया नहीं। अंत में आए युधिष्ठिर जब पानी पीने के लिए, तो जब पीने लगे तो यक्ष आया। तो आपको मालूम होगा कि उसने 125 प्रश्न पूछे थे, और अंतिम प्रश्न क्या था कि आपके 4 भाई हैं, 4 में से केवल एक को मैं जिंदा करूंगा। तो अंत में उन्होंने बोला था नकुल को जिंदा करो। तो उसने पूछा क्यों, नकुल को क्यों। तो वो बोला कि मैं तो कुंती का बेटा हूँ और ये माद्री का बेटा है। तो माने जो कुंती का बेटा एक मैं हो गया, और जो दूसरी माँ मेरी है उसका ही बेटा है। तो कहने का मतलब जब विवेक से हम आंसर करते हैं, विवेक से चुनते हैं, तब हमें शांति मिलती है। उसी हिसाब से आनंद का है कि आनंद आदमी को कैसे प्राप्त हो। अगर आनंद में भी देखेंगे तो जो 10 अवतार मेरे हैं, वो 10 अवतार को देखेंगे कि सीक्वेंस रूप में मत्स्य अवतार से जो कल्कि अवतार है, वो 10 स्टेजेज है हैप्पीनेस के। उसको मैंने इसमें डिटेल में देखा है, और उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम अभी किस अवतार में हैं। वाह, थोड़ा थोड़ा करके बताइए ना ऑडियंस के लिए। मत्स्य क्या होता है कि पानी में घूम रहा है ना, वो खोज रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। तो ये आपका पहला स्टेज हुआ, है ना, कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके बाद आता है बरा, उसके बाद बामना, उसके बाद जो अलग अलग अवतार है, एक कृष्णा का है। तो कृष्णा में जो 16 उनकी कलाएं थी, वो 16 कलाएं क्या थी, वो सारे 16 कलाएं क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक है। तो इस ढंग से अगर आप देखोगे, उसके बाद जो राम अवतार हुआ, तो राम अवतार में क्या है, एथिक्स एंड वैल्यूज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और जब आप एथिक्स एंड वैल्यूज पर आप चलेंगे तो स्ट्रेस लेवल आपका धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। और अंत में कल्कि अवतार, जो भी खराब चीज है उसको निकाल करके फेंक देना, और वो आता है कल्कि अवतार में। तो इसलिए जो 10 अवतार जो सिक्वेंशियली है, ये हैप्पीनेस का स्टेज है। लोग इसको समझते नहीं है कि 10 अवतार का मतलब क्या है, और उसको लोग हास्य के रूप में देखते हैं। हास्य नहीं, ये 10 लेवल है हैप्पीनेस के। तो इस रूप से आप देखेंगे कि आदमी अगर इस थ्योरी को, स्पिरिचुअल थ्योरी जो हमारा इंडिया का है, उसको अगर अपनाया जाए तो ही कैन बी टोटली स्ट्रेस फ्री। मतलब एक ही इंसान को अपनी जिंदगी में ये 10 अवतार लेने पड़ रहे होते हैं या ले लेता है,
इसको कहते हैं या तो रिग्रेशन या फिक्सेशन। हाँ, एक ही लेवल पर वो फिक्स फिक्स गया। हो गया। और वो परशुराम अवतार पर फिक्स हो गया, है ना। तो परशुराम अवतार पर जब गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आ गुस्सा रहा आ रहा है, है। और उसका जो निवारण उसका कुछ नहीं है। गुस्सा का मतलब लोगों को मार देना। आपने अगर बुद्ध का स्टोरी सुना होगा तो बुद्ध के कहानी में एक आता है कि एक गांव में एक नाग रहता था। गांव में कोई भी आता जाता था तो उसको डस लेता था। डसने के बाद ऐसा हुआ कि चारों ओर हल्ला हो गया। गांव में लोगों ने आना जाना छोड़ दिया। फिर वहां शादी विवाह बंद हो गई, कोई आता ही जाता नहीं था। एक दिन रास्ते में उस रास्ते से बुद्ध जा रहे थे, नाग को देखा और वहां का हालात को समझा। तो उन्होंने नाग को बोला कि आज से लोगों को हंसना छोड़ देना है, हंसना नहीं है। तो बोला ठीक है साहब, आपका ये ऑर्डर है, आपका ये ज्ञान है, तो मैं मान लेता हूँ, आज से मैं नहीं हंसना डसूंगा। छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद फिर उधर से बुद्ध जब लौट रहे थे तो देखा कि वो जो नाग सांप था वो बिल्कुल अंदर से लहूलुहान था। हुआ क्या, जब वो हंसना छोड़ दिया तो गांव से के कोई बच्चे कोई आदमी आते थे तो एक ढेला उठा करके नाग को मारते थे। नाग केवल इधर से उधर पलटता था लेकिन काटता नहीं था। अंत में बुद्ध ने बोला कि ये हालत तुम्हारा क्यों ऐसा हुआ। तो साहब आप ही ने तो बोला था। तो डसना छोड़। उसने बोला कि हमने तुम्हें डसने के लिए रोका था, फुफकारने के लिए रोका नहीं नहीं, था। वाओ। तो ऐसी ऐसी हमारी कहानियां भी हैं जो बिल्कुल से एक्सप्लेन कर देती है और साइकोलॉजिकली रूप से आदमी के अंदर बैठ जाता है और वो आदमी स्ट्रेस फ्री हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए साइकोलॉजी भी तो इतना थेरेपीज वगैरह कराती है, हाँ, उसमें और इसमें फिर कहाँ अंतर आ गया ऐसा? देखिए जो साइकोथेरेपी है हाँ, वो कॉग्निटिव लेवल पर है। हाँ। एक होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो कॉग्निटिव भी है, बिहेवियर भी है और थेरेपी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कॉग्निटिव एंड बिहेवियर, लेकिन आनंद वाला पोर्शन वो छोड़ देता है। अब छोटा सा इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कि कॉग्निटिव क्या होता है और जो बिहेवियर क्या होता है। इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो कॉग्निटिव में हम लोग उसको कहते हैं कि इरेशनल है, इरेशनल थॉट्स है। तो 21 ढंग के रेशनल थॉट्स होते हैं, 21 ढंग के इरेशनल थॉट होते हैं। अच्छा। तो आदमी में क्या क्या आप में इरेशनल थॉट है। जैसे छोटा सा सिचुएशन है उसको मैंने फैला दिया तो इसको कहेंगे इरेशनल। उसको कहते हैं वो मल्टीप्लाई करते जाता है, वो फैलता जाता है। तो इस ढंग से वो हो गया कॉग्निटिव। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लिया कि एक पार्टी है, उसके प्रति आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आप उसको वोट नहीं देते हैं। लेकिन मान लिया कि हमारे कहने से आपने उसको वोट दे दिया। हमारे कहने से जब वोट दे दिया तो इसका मतलब बिहेवियर में थोड़ा चेंज हुआ। हो सकता है वोट देने के बाद थोड़ा सा एटीट्यूड में आपका चेंज आया कि नहीं पार्टी तो ठीक ही है। तो इसलिए हो गया कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। तो ये दो ही लेवल पर रह जाता है। तो जितने भी साइकोलॉजिकल का जो टेक्निक है वो 2 से 3 लेवल पर आता है, 5वां लेवल पर वो आता ही नहीं। और 5वां लेवल पर जो लाता है वो केवल हमारा आध्यात्मिक जो है विजडम है वो लाता है। कि एक जो मैं निजी जीवन का प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ कि ये सारी बातें आप जो बता रहे हैं ये समझ आ रही है, बट जैसे ही सिचुएशन सामने आता है ना तो ये जितनी बातें आपने बताई सब कहीं चला गया। ऐसा क्यों होता है इंसानी दिमाग के साथ? और इसको इस पैटर्न को, बिकॉज यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, ये हम लोगों का एक सोचने का पैटर्न है, इस पैटर्न को कैसे ब्रेक करें? धीरे धीरे स्टार्ट कहाँ से करें इस पैटर्न को तोड़ने के लिए? पैटर्न का जो टूटना है वो एक लेवल से तो होगा नहीं। इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम भी कहते हैं कि आप सोएं कब जागे क्यों। आपको बताता हूँ, जो हमारी पंक्रिया भी है वो जागृत होती है 8 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे रात तक। उसके बाद अगर खाना आप खाते हैं तो शुगर आपको होना ही है। उसके पहले खाना खाते हैं तो शुगर आपको होना ही है, आज न कल, क्योंकि अभी आपका एज कम है तो इसका इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन 50 साल के बाद आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। तो पैटर्न को अगर तोड़ना है तो हर लेवल से तोड़ना पड़ेगा। एक तो आपका रूटीन क्या है, सोते क्या है। आज कॉर्पोरेट में लोग, कोई भी आदमी को देखा है एग्जीक्यूटिव लेवल का,
3 बजे के पहले सोता ही नहीं। 12 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं। तो इस हिसाब से इस पैटर्न को, रिद्म को तोड़ने के लिए इसको अपनाना पड़ेगा। माने एक तो हम लोग जो कहते हैं अन्नमय कोश, उसको हैंडल करो कि आप में मजबूती आए, उस लेवल से आप टॉलरेट कर सको, स्ट्रेस को आप हैंडल कर सको। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो असर होता है स्ट्रेस का, वो होता है सांस पर। अगर सांस अगर नॉर्मल चलने लगे, एक आदमी का जो नॉर्मल सांस होता है 10 से 11 बार के आसपास होना चाहिए। हाँ, एक अच्छे योगी का जो सांस होता है वो 5 से 6 बार होता है, और उसकी जिंदगी भी एक अच्छी लंबी होती है। वो स्ट्रेस लेवल को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए सांस इतना डिस्टर्ब होगा, अक्सर आप देखिएगा कि किसी आदमी को बीपी हो तो उसको आप बोलिए कि दाएं नाक को बंद कर लो और बाएं से सांस लो और छोड़ो, तो इसको कहते हैं सूर्य नाड़ी, इसको कहते हैं चंद्र नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी को अगर बंद करके तो गर्माहट आपकी खत्म हो जाएगी और सूर्य नाड़ी से खत्म होकर के चंद्र नाड़ी पर आ जाएगा। चंद्र नाड़ी पर आते के साथ आपका बीपी धीरे धीरे अगर 5 मिनट करेंगे तो वो आपका डाउन हो जाएगा और स्ट्रेस लेवल आपका कम जाएगा। तो हर ढंग से आप देखिए, उसी हिसाब से मनोमय कोश का हो गया कि मन में जो अशांति आती है तो उसके जो अलग अलग साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं वो हम लोग सिखाते हैं। उसके बाद फिर डिसीजन कैसे लें, है ना, तो वो है ज्ञानमय कोश। मान लिया युधिष्ठिर ने डिसीजन दिया तो उसको कहते हैं ज्ञानमय कोश, और अंत में आता है आनंदमय कोश। तो ये पांचों लेवल पर हैंडल करना पड़ेगा। एक लेवल पर अगर हैंडल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं होता, इतना होना चाहिए। अगर बिल्कुल बैलेंस करना चाहते हैं कि आदमी स्ट्रेस फ्री रहे तो पांचों लेवल पर इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आप डेली इतने लोगों से मिलते जुलते रहते हैं तो साइकोलॉजी में डेटा पे बहुत बात होती है, डेटा है, इनपुट्स है एंड ऑल, मैट्रिक्स हैं। ऐसा क्या दिखा आपको इंसान में जो डेटा से नहीं समझ आ रहा है, उसके परे भी मनुष्य कुछ है? हाँ, वो कैसे अंदाजा लगाया आपने कि नहीं, ये पंचकोश मॉडल पूरा 5 फैक्टर से काम करने का है? हाँ, 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 हाँ। और डेटा हमारे पास जितना है वो इधर का है सारा, उसमें मन जैसी स्थिति अभी है नहीं, पता ही नहीं है मन क्या है, किसका मिक्सचर है। तो कौन सा ऐसी चीज आपने देखी कि आपको लगा नहीं, मनुष्य को समझना है तो डेटा से अलग है कुछ? हमारे साथ जो घूमते हैं उसमें कुछ बिजनेसमैन भी हैं, तो उनका रोज का हिसाब होता है, आज इतना इनकम हुआ, इतना नुकसान हुआ, और डेली उससे वो डिस्टर्ब रहते थे। हमने उनको समझाया इनकम और एक्सपेंडिचर, ये आपका स्टाफ का सैलरी कितना जाता है, आपका इनकम कितना होता है, इसको अभी आप भूल जाइए और इसको इस लेवल से देखने का कोशिश कीजिए। जब वो दूसरे लेवल से उन्होंने देखना कोशिश किया तो वो डेटा को भूल गए कि डेटा क्या होता है, और धीरे धीरे डेटा भी उनका इम्प्रूव करने लगा। जब एक बार डेटे पर ही आप अटक जाते हैं तो आप अटक गए। इसलिए डेटा से अलग हो करके विवेक से सोचिए, ज्ञान से सोचिए, मन को कंट्रोल कीजिए। डेटा अपने आप जो लॉस में था वो इनकम में बदल जाएगा। उसी हिसाब से फिजिकल लेवल पर भी होता है। जो फिजिकल लेवल पर हम लोग अगर डेटा को देखें तो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 87% लोगों को हाइपरटेंशन है। बिल्कुल। जो WHO का स्टडी हुआ है या एसोचेम का स्टडी हुआ है तो उसमें आज हाइपरटेंशन, शुगर, ओबेसिटी वगैरह वगैरह का एक प्रॉब्लम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लाइफ स्टाइल डिजीजेज ज़्यादा हो रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल डिजीजों को कंट्रोल करने के लिए पंचकोश मॉडल से अच्छा कोई मॉडल नहीं है। स्ट्रेस और एंजाइटी की बात कर रहे थे, अगर वो ग्रंथ अपना ही पुराना ग्रंथ उठाए तो भगवत गीता देखते हैं तो अर्जुन को जैसी एंजाइटी है, अर्जुन को जैसा है अभी स्ट्रेस और कंफ्यूजन है, और कृष्ण जैसे उसको समझा रहे, क्या लगता है आपको भगवत गीता किस अंदाज में लिखी गई है? अभी क्या हुआ कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद में, वहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी सीनियर ऑफिसर होते हैं उनका फाइनेंस पर ट्रेनिंग होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है अरुण जेटली इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वहाँ पर गए थे तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा, तो हमने बोला कि किसी भी मीटिंग में आप बैठ जाइए तो उसमें 5 लोग आपको श्योर मिलेंगे। पहला, ज्ञान देंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, वो आपका कृष्ण हो गए। वो
वो ज्ञान आपको देंगे, उनके पास ज्ञान है लेकिन खुद करेंगे नहीं। अच्छा, दूसरा है कि अर्जुन है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हिम्मत हो रहा नहीं है। है। मीटिंग में वो बोलेंगे नहीं उतना अच्छा से, लेकिन उनकी बात को वो मान लेंगे, फिर बाद में वो एक्शन लेने का कोशिश करेंगे। फिर क्या हुआ, भीम हो गया, अपनी बात जबरदस्ती मनवाएंगे वहां पर। अब जब मीटिंग में आप बल प्रयोग, बैठते हाँ। होंगे, है ना, होता है। तो वो तीनों दिख गए मुझे। हाँ हाँ, हाँ। आप देखेंगे कि हर का जो रोल अगर मीटिंग में आप बैठेंगे तो अलग अलग है, और उसी हिसाब से आप अगर गीता में भी देखेंगे तो कोई भी डिसीजन हुआ है उसी आधार पर हुआ है। तो हर चीज का आप उसको अगर उस रूप से इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा। यही है कि उसे एसिमुलेट करना है, हमें अपने जिंदगी में उतारना है, और उसके लिए अगर सहयोग चाहिए तो किसी का सहयोग लें आप। लेकिन ये संभव है, असंभव नहीं है। आदमी स्ट्रेस फ्री हो सकता है अगर इंडियन ट्रेडिशनल एंशिएंट विजडम को अपनाएं तो ये सब कुछ संभव है। सबसे पहले आपने कौन सी किताब पढ़ी थी? एक तो मैंने गीता पढ़ने का गीता कोशिश है। किया, हाँ। उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद, और इन दोनों को पढ़ने के बाद सब लगा कि उसको अलग कर दूं, इसी में डिटेल में जाऊं, और अलग अलग लोगों का जो लिखा हुआ था, गांधी का गीता और लोगों का गीता, वो अलग अलग हिसाब से हमने उसको पढ़ने का कोशिश किया। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या मिला आपको ऐसा? तैत्तिरीय उपनिषद से तो अच्छा कोई उपनिषद है ही नहीं। जो पंचकोश का जो ज्ञान है वो तो वहीं से आया। तो पंचकोश जो 5 लेवल पर आदमी को हैंडल करना है, और तभी इंटीग्रेशन हो करके आदमी का पूर्ण विकास हो सकता है। तो इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद ही केवल अगर उसको प्रैक्टिकल विजडम में ले आए तो इससे अच्छा ज्ञान है ही नहीं। पर ये इतना मुश्किल क्यों लगता है इन सब चीजों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उतारना? इसलिए कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम लोगों ने कंडेम किया। जो कॉलोनाइजेशन यहाँ हुआ, तो जो कॉलोनाइजेशन में इंडियन ट्रेडिशन को खराब माना गया। अगर अभी आप महरौली में जाइए और वहाँ पर जो पीलर है, आज हजारों साल का हो गया, आज तक उसमें एक न खरोच लगा न जंग लगा। ये टेक्नोलॉजी हम लोग के पास था और वो टेक्नोलॉजी कहीं नहीं थी। इंडियन ट्रेडिशन मेथड है, इसको अगर अपनाया जाए, चाहे बायोलॉजिकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, किसी भी लेवल पर, हर जगह इससे आपको फायदा मिलेगा। और इसको धीरे धीरे पॉपुलराइज करने की आवश्यकता है, लोगों को ज्ञान को फैलाने का कोशिश करना चाहिए। एक पेरेंटिंग की भी आप बात कर रहे थे कि आप एक किताब लिख रहे हैं, शायद वो आने वाली है, सेक्रेड पेरेंटिंग आई हुई है। अच्छा, उसमें क्या है? मतलब आपने पेरेंटिंग को परमात्मा वाले उस कनेक्शन से कैसे जोड़ा है? हमने कहा है ए सैक्रेड जर्नी ऑफ पेरेंटिंग, है ना। पेरेंट टू परमात्मा, माता टू निर्माता, होम टू हेवन। हम लोगों ने देखा है कि आपने देखा होगा कि जब माला हम लोग फेरते हैं तो उसमें 108 होते हैं। पेरेंट्स का 108 रोल है। इतना ही नहीं, जब बच्चा पृथ्वी पर आने वाला था तो भगवान से पूछा कि आप मुझे पृथ्वी पर तो भेज रहे हैं, यहाँ इतना सुकून था, मुझे सब कुछ आपने देखभाल किया, आप एकाएक हमें पृथ्वी पर भेज रहे हैं, वहाँ मुझे देखेगा कौन, वहाँ मुझे संभालेगा कौन? तो बोला वहाँ लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। उसको कहते हैं हम लोग पेरेंट्स। तो पेरेंट्स क्या होंगे उसमें? तो बोला कि मैंने धरती से जो गुण है इसका, सहनशीलता का, वो लिया है। सूर्य से मैंने गर्मी ली है, चांद से मैंने शीतलता लिया है, रिवर से मैंने ये लिया। 21 जो हमारे नेचुरल चीज है वो 21 गुण के साथ मैंने पेरेंट्स को बनाया है, और वो पेरेंट्स आपको वहां पर देखेंगे। भगवान के जो 21 गुण हैं वो पेरेंट्स में आ जाते हैं, और इसीलिए उस किताब का नाम ही मैंने रखा है सैक्रेड जर्नी ऑफ पेरेंटिंग, पेरेंट टू परमात्मा, माता टू निर्माता, होम टू हेवन। इतना ही नहीं, जब बच्चा पैदा लेता है, जिस दिन पैदा लिया उस दिन से आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे में क्या बनने का गुण है। अच्छा, आप ये देखोगे कि जब बच्चा दूध पीता है, एक बच्चा सो जाता है,
एक एक बच्चा दूध पीता है, फिर कोई रूम में आता है, लाइट जल रहा है, देखता है। घूम घूम कर देखता है। 9 ढंग के उसमें उनका एक्टिविटी लेवल क्या है, उनका आई मूवमेंट क्या है, आप उससे भी पहचान सकते हो कि मेरा बच्चा में क्या एबिलिटी है। एक पेरेंट में ये सारों 21 होते हैं गुण कि किसी में 1, किसी में 2, किसी में 5, किसी में कुछ भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है? संभव है। संभव है। मान लिया कि ये पानी है, जी, इसमें थोड़ा सा खाली है, तो हम चाहते हैं कि इसमें पानी और डाल भर दें, दें। है ना? तो डालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, हुँ, लेकिन इसको हटाने के पहले ही मैं इसमें पानी डालना कोई चाहता हूँ। फ़ायदा नहीं। तो उस हिसाब से जब तक कि उससे आप रैपॉर्ट इस्टेब्लिश नहीं करते, जब तक उसके इसको खोले नहीं और पानी डालते जाए, आप बोलते जाए, भर नहीं रहा, भर नहीं रहा। तो इसलिए एक अलग अलग टेक्निक हमने उसमें बताया है कि पहले इसको खोला कैसे जाए। अब देखिए, अक्सर हाँ जो एक प्रॉब्लम हो रहा है, 2 प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रहा है पेरेंटिंग में। पहला जो प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल का, बिल्कुल। और दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है डाइट का। हुँ, मैगी चाहिए, पिज्जा चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। पहला है मोबाइल का, चाहे वो काम वाली आपके यहाँ है, नौकरानी है, वो जब आती है काम पर, बच्चे को मोबाइल पकड़ा हाँ, करके आ जाती है, हाँ। और बच्चे लोग अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो इसका मैंने 3 ढंग से समझाने का अलग अलग कोशिश किया है। पहला है प्ले क्रिकेट क्रिकेट मैच। मैच। पी का मतलब प्रिपेयर द ग्राउंड। हुँ, अगर मान लिया कि आप बच्चे को मोबाइल देना नहीं चाहते, तो अल्टरनेटिव क्या है उसके पास? तो जब तक ग्राउंड आपने तैयार नहीं, उसके बाद लूडो है क्या, उसके बाद कैरम है क्या, उसके बाद क्रिकेट का बॉल है क्या, उसके बाद फुटबॉल है क्या, उसको और दोस्तों से जो कोचिंग हो रही है वहाँ पर डाला है क्या, तो ये आपने उसको किया नहीं। तो पहला तो हो गया। हुँ। तो इसी ढंग से मैं एक एक लेटर से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और उस लेटर के आधार पर बच्चे का ये हैबिट बिल्कुल छूट सकता है। और 3 ढंग से मैंने उसको समझाने का कोशिश किया है कि इसका अगर बच्चा मोबाइल ज़्यादा देखता है तो उसको ब्रेन पर क्या क्या असर होता है। 15 चीज मैंने देखा है कि उसके ब्रेन पर असर होता है, और 15 फायदे भी हैं। अच्छा। अगर बच्चा, मैंने देखा है कि बिल्कुल उसको मीडिया से जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेशन नहीं है, बच्चा ऐसा लगेगा कि वो इस दुनिया का ही नहीं है, ही इज बैकवर्ड, और वो धीरे धीरे पिछुड़ जाएगा। ये दोधारी तलवार है, अगर ज्यादा यूज हुआ तो इधर काटा, नहीं यूज हुआ तो इधर काटा। तो इसलिए दोनों को एक बैलेंस करना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं पेरेंट हूँ और मैं अपने बच्चे को आपने जैसा बताया बैलेंस में रख के, एक तो बचपन से मैं एकदम बचपन से मोबाइल ना दूँ, लेकिन हो सकता है जब वो 3-4 साल बाद स्कूल गया, स्कूल में उसके जितने इर्द गिर्द में बच्चे हैं, उसने कहा फलानी चीज़ मैंने मोबाइल में देखी, उसमें ये हुआ। अब मेरे को सुन के ऐसा लगा मेरे बच्चे को कि अरे इसको कुछ ऐसा मज़ा मिल रहा है जो मुझे नहीं मिल रहा है। अब वो घर जा रहा है, इन चीज़ों के लिए लड़ रहा है। यहाँ पेरेंट क्या करे? आपने देखा होगा कि आपके शरीर के ऊपर अगर आर्मर है, हाँ। तीर चल रहे हैं, तो इधर लगा, इधर गया, इधर लगा, इधर गया। लेकिन अगर आप बिल्कुल आर्मर, आपके पास कवच है ही नहीं, अगर कवच नहीं है तो सीधा सीधा। जा करके हिल जाएगा। तो अगर कवच आपने दिया नहीं है तो हर चीज का इम्पैक्ट होगा। अब बच्चा सिगरेट पीना या अल्कोहल पीना या ड्रग एडिक्ट हो जाता है, तो इसलिए कि उसका कवच कंट्रोल है, उसके संस्कार कमजोर हैं। जो हमारे यहाँ 16 संस्कार होते थे, ये बताइए कितने पेरेंट्स ने उस 16 संस्कार किया हो। हमारे यहाँ तो है ना? दिखता है लड़कों का तो हो जाता है, जनेऊ भी किया है, मुंडन भी किया है, अन्नप्राशन भी किया है, ये सब करते हैं। ये आपके यहाँ होता हाँ है। हाँ, दिख जाता है। है ना? पर पूरा लेकिन साल 16 तो अभी तक नहीं दिखा मुझे भी। इतना ही नहीं, बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये देखा गया है कि जो बच्चा 2 साल तक के माँ का दूध पीता है, उसको जिंदगी भर शुगर का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। जो बच्चा 2 साल तक के दूध पीता है, उसको बीपी नहीं होता है। इसलिए दूध भी पिला, और जब माँ उसे देखती है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, पता नहीं ये रियल स्टोरी है। एक माँ के 2 बच्चे हुए। जब 2 बच्चे पैदा हुए तो एक का डेथ हो जाता है। एक का जब डेथ हो जाता है तो हॉस्पिटल का एक रूल होता है कि जब बच्चा का डेथ हो गया तो उसे ला करके माँ को दिखाया जाता है। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इस बच्चे का डेथ हो गया। वो देखी माँ ने, वो रोने लगी।
और बच्चे को छीन लिया और छीन करके गोद में चिपका ली। अब गोद में चिपका ली, छोड़े ही नहीं, छोड़े ही नहीं, छोड़े ही नहीं, 3 घंटे तक चिपकाई रही। उसके बाद देखा कि बच्चे में थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो गया, है ना। तो माँ के प्यार में एक ही होता है। पहले हम लोग बच्चों को गोद लेते थे, आजकल क्या होता है, ट्रॉली। तो वो जो फिजिकल टच होता था वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। तो ये सब चीज का असर हम लोग देख रहे हैं। इसलिए समाज को अगर सुधारना है और अपने ट्रेडिशन पर अगर इंडिया को पुनः विश्व गुरु बनना है, तो उस ट्रेडिशन को लाना होगा, चाहे वह स्ट्रेस का हो या पेरेंटिंग का हो। मैं तो जहां तक समझ पाती हूँ पुरानी चीजों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अब इससे परे क्या गया, चारों तो आ ही गया। चारों तो बताइए, एक जीवन जीने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए होता है, ठीक है ले लो। हमने एक चीज और इसमें जोड़ दिया है, सौंदर्य। सौंदर्य मतलब कि जो काम आपके थ्रू आए वो ऐसा लगे कि इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो जो 4 चीज आपने बोला, तो 5वां हो गया सौंदर्य। वाह। उसको भी जोड़ दो तो आप देखोगे कि ये एक बैलेंस के रूप में वही धर्म अर्थ काम मोक्ष सौंदर्य। अगर आपने रिकॉर्डिंग किया और रिकॉर्डिंग ऐसा हुआ कि ऐसा लगे इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल, तो ये सौंदर्य हो गया। और ये मालूम होगा कि इसके थ्रू ये हुआ है, तो दैट इज द बेस्ट। राइट। बी नेचुरल के अलावा मैं कहूँगी कि आप ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को एक लास्ट ऐसा टिप दे स्ट्रेस मैनेज करने का, वो अभी आप ये वीडियो खत्म होते के साथ वो ये काम शुरू कर सकते हैं। एक टिप जरूर दीजिए आप। हम लोग को 1-2 पिक्चर भी दिखाते हैं। उस पिक्चर में क्या है कि अगर एक साइड से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लड़की लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। अगर दूसरे साइड से देखोगे तो वो है डॉग है। अच्छा। अगर एक साइड से देखोगे तो हम लोगों से पूछते हैं कि ये जो पिक्चर है क्या है, वो लड़की लड़का में प्यार हो रहा है, बैठे हुए हैं दोनों। और फिर उसके बाद मैं दूसरे साइड से दिखा, वो लोग हंसने लगते हैं। तो ये क्या हुआ, एटीट्यूड ही तो हुआ कि हाँ कि हम उसको देखते कैसे हैं। अब एक कहानी के रूप में इसको एक्सप्लेन कर दूं। हमारी जब शहादरा में पोस्टिंग थी तो तिहाड़ जेल में हमारी सप्ताह में 1 दिन की ड्यूटी होती थी। तो तिहाड़ जेल में जो मेंटल पेशेंट हो जाते थे, तो वहाँ पर कुछ पेशेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि क्रिमिनल है या नहीं है। तो उस क्रिमिनल एटीट्यूड को कैसे पहचानो। एक बार क्या हुआ कि एक क्रेमेशन ग्राउंड पर एक लड़की थी और उसकी एक छोटी बहन थी। तो उसकी माँ का डेथ हो गया, तो क्रेमेशन पर गई हुई थी वो लोग। तो एक वहां पर बहुत सुंदर लड़का दिखा, उसको इंस्टेंटली उससे प्यार हो गया। उसके बाद जब क्रेमेशन हो गया, क्रिया हो गया, सब तेरहवीं हो गई, उस लड़के को खोजने लगी। वो लड़का मिले ही नहीं, मिले ही नहीं, मिले ही नहीं। एक दिन जो लड़की थी अपनी छोटी बहन को मार दी जान से। कि क्यों मारी, कि दोबारा क्रेमेशन होगा तो लड़का वहां आएगा। तो अब देखो इसमें क्या हुआ। बिल्कुल। हाँ, तो इसी रूप से हम लोग क्रिमिनल एटीट्यूड भी पहचानते हैं कि आदमी का एक क्या एटीट्यूड लेकर के चल रहा है। ये अलग अलग रूप से हम लोग उसको देखते हैं। हमारे पास 20 ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिससे हम लोग पहचान लेते हैं कि है या नहीं। आधी समस्या हम लोगों की इन्हीं चक्कर में बढ़ती जा रही है। स्ट्रेस तो खैर कंपटीशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब तो एक्सपोजर है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर है, इन सब चीज़ों की वजह से बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, उसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि एक बात का जो ध्यान रखना है, जो मैं आज सर से सीखी हूँ, कि हार्वर्ड टू हरिद्वार, इसको कैसे समझे, फ्रॉम हेड टू हार्ट। और ये अचीव कैसे करेंगे, ये पूरा कैसे होगा, उसके लिए पूरा पंचकोश मॉडल है। उसको आप लोग को एक बार और अच्छे से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और तीसरा एंड द फाइनल थिंग इज बी नेचुरल। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और आपने अपनी ये अनुभव को हमसे शेयर किया। थैंक यू सर।